आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मनसे उम्मीदवार एडवोकेट भास्कर परब का सुनील प्रभु पर हमला। दिंडोशी विधानसभा के विकास के लिए स्थानीय आमदार चाहिए। मुंबई दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के लोकप्रिय उम्मीदवार एडवोकेट भास्कर परब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व आमदार सुनील प्रभु पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एडवोकेट भास्कर परब ने कहा कि दिंडोशी का विकास सही मायनों में तब होगा जब क्षेत्र को एक ऐसा आमदार मिलेगा जो स्थानीय हो और जो यहाँ की जनता की समस्याओं को समझ सके और उनके समाधान के लिए कार्यरत हो। मनसे उम्मीदवार भास्कर परब के अनुसार पिछले 10 वर्षों में दिंडोशी में स्थानीय विकास की अनदेखी हुई है और इस अनदेखी का परिणाम यह हुआ है कि यहाँ के नागरिक पानी, सड़क, शौचालय, गटर और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। एडवोकेट भास्कर परब ने आरोप लगाया कि 2 बार आमदार रहे सुनील प्रभु ने केवल बिल्डरों का और अपना विकास किया है, जबकि क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों की ओर ध्यान तक नहीं दिया है। उन्होंने दिंडोशी में अस्पताल और एम्बुलेंस सेवाओं की कमी पर चिंता जताते हुए कहा कि सड़कें जर्जर हालत में हैं और क्षेत्र में बढ़ते अपराधों पर आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जनता से कई बार वादे किए गए लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई है। परब ने कहा कि जनता अब इन खोखले वादों से थक चुकी है और वह बदलाव की मांग कर रही है। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी परब ने महाविकास आघाड़ी के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी हिंदुत्व की विचारधारा को पीछे छोड़ चुकी है। परब ने एक वायरल वीडियो का हवाला दिया जिसमें सुनील प्रभु को मुस्लिमों के बीच ये कहते सुना जा सकता है कि उन्हें केवल मुस्लिमों का वोट चाहिए, हिंदुओं का नहीं। परब ने इस बात पर जोर दिया कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने हिंदुत्व की रक्षा और दिंडोशी के विकास के लिए ही उन्हें टिकट दिया है। परब ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मला सत्तेची कवच कुंडले नाहीत पण मनात एक जिद्द आहे दिंडोशीचा नवनिर्माणाची। अर्थात हमें सत्ता का कवच कुंडल नहीं चाहिए पर हमारे दिल में दृढ़ संकल्प और जिद है जो दिंडोशी के नवनिर्माण की राह बनाएगी। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की कि वे मनसे के रेल इंजन के निशान पर वोट करें। उन्होंने यह भी बताया कि 11 नवंबर को मनसे प्रमुख राज ठाकरे दिंडोशी में एक बड़ी रैली को संबोधित करने आएंगे जिसमें वो भास्कर परब को आशीर्वाद देने और चुनाव प्रचार करेंगे। परब ने अपने संबोधन में कहा कि दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र के मेरे भाइयों, बहनों और माताओं, वर्षों से आप सभी ने इन समस्याओं को सहा है। अब समय आ गया है कि हम इनका समाधान खोजें। हम साथ मिलकर दिंडोशी के विकास के नए दौर की शुरुआत करेंगे। एडवोकेट भास्कर परब की भावनात्मक अपील और उनके विकास के वादे ने दिंडोशी विधानसभा के चुनावी माहौल को और भी गर्मा दिया है। अब देखना है कि दिंडोशी की जनता किसे सत्ता का ताज पहनाती है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनसे उम्मीदवार एडवोकेट भास्कर परब ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, जिस तरह से मैं बताना चाहता हूं कि दिंडोशी विधानसभा में इस समय चुनाव का घमासान छिड़ चुका है। सुनील प्रभु जी जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, पूर्व महापौर रह चुके हैं, संजय निरुपम भी सांसद रहे और उसमें भास्कर परब जी जो मनसे से आए हैं, जो कि विद्वान हैं, एक वकील हैं और अच्छी जानकारी रखते हैं कायदा कानून की। अब वो भी चुनावी मैदान में खड़े। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उनके मुद्दे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कौन से ऐसे काम है जो सुनील प्रभु ने नहीं किया है और जो करने वाले हुआ? विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। स्थानिक मतदार जो उनको वो तकलीफ जा रहे हैं, वो तकलीफ खत्म करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक प्रतिनिधि करके आ रहे हैं कि आपने देखा है टॉयलेट, पानी, सब सवाल इधर समस्या है। रास्ते के ऊपर गड्ढे गिरते हैं सालों साल, वो अच्छे क्वालिटी के रास्ते बनने चाहिए। सीवरेज लाइन की शुरुआत हुई है लेकिन पूरे नेटवर्क में सीवरेज लाइन कराना है, कनेक्टिविटी पूरी खोलनी है। इधर हॉस्पिटल का प्लॉट रिजर्व्ड है, उसके ऊपर एक अच्छा हॉस्पिटल बने और वो चले अच्छी तरीके से, उसके लिए भी ध्यान रखना है। तो वो सब चीज़ करने के लिए हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। मगर सब खेल के मैदान नहीं है और भी जो समस्या है, इस अगर आपको सफलता मिलती हो तो क्या ये कितने दिन में पूरा होगा? क्या आप थोड़ा सा बोलना चाहते हैं? आप जनता को थोड़ा सा इसको खुल के बताइए सर। खेल के मैदान है, बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन उनका रखरखाव किस ढंग से किया जाता है वो बड़ी समस्या है। अभी जैसे बुआ साली मैदान है, उसके बाजू में और एक मैदान है। अभी उसमें ये बोलते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े स्कीम उसके अंदर लाएंगे, लेकिन उसके बाजू में जो बुआ साली मैदान है उधर का मेडिटेशन सेंटर देखिए, उसका कोई ख्याल नहीं रखता है। वो चूना हो गया, उसको दरवाजे नहीं है, उधर नशा करते हैं लोग और ये नए बात करते कि हम ये बनाएंगे। जो है उसको संभालने की ज़रूरत है और नया विकसित करने की ज़रूरत है। इधर के बच्चों को लाइब्रेरी चाहिए, इधर के जो भी पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को स्कूल में जब लेके जाते हैं तो ढंग का रास्ता चाहिए। उनको ऐसा डर नहीं लगना चाहिए कि मैं रिक्शा से जाऊंगी, बस से जाऊंगी तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई गड्ढे में मेरे बच्चों को लग जाएगा।
ये परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। आज भी हमारे विभाग में महिलाएं खुले में शौच में जाती है, ये परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। शौचालय जितने चाहिए पब्लिक के उतने उपलब्ध होने चाहिए और वो सब चीज़ के लिए उनसे पैसा इतना नहीं चाहिए। ये सब जगह पर रोक लगनी चाहिए और जो विकास रुका है वो विकास पूरा होना चाहिए। आरोग्य सेवा में काम होना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। इधर पीटीसी का प्रॉब्लम है, पब्लिक बाहर से आने वाली है। पीएपी का प्रॉब्लम है, बहुत से इधर प्रोजेक्ट चालू है नाले के, रोड के, उनको कहाँ शिफ्टिंग मिलेगा मालूम नहीं है। उनको आश्वासित करके उनको यही उनका पुनर्वसन होना चाहिए। फॉरेस्ट का विषय हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए, उनकी राजनीति रुकनी चाहिए। जो भी वो पात्र जहाँ के वो जोगीदार है उनको डिंडोशी में उनको पुनर्वसित किया जाए। इस सब चीज़ों के लिए मैं काम करूँगा और मेरे कार्यकाल में पूरे हल करने का मेरा प्रयास है। मनसे के जो स्टैंड है हिंदुत्व के, ये कहाँ तक बीच में छूटेंगे तो नहीं? देखिए, अभी आप सबको ऐसा लगता है कि हिंदुत्व अभी अपनाया। जब रज़ाकार ने मोर्चा निकाला और वो अपने उधर आज़ाद के अपने सेनानियों का उधर स्मारक था जिसकी तोड़फोड़ हुई, अभी पहला मोर्चा किसने निकाला? मनसे ने। पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ किसने आवाज़ उठाई? मनसे ने। लेकिन आप देखते हैं कि हिंदुत्ववादी दूसरे हैं, वो सिर्फ स्पीकर के भोंगे के ऊपर बोले तो ये हिंदुत्ववादी मुद्दा लिया। नहीं, पहले जो शुरुआत से जब ज़रूरत पड़ी है हिंदुओं के साथ खड़े रहने की, हिंदुओं की बात रखने के लिए, तो सबसे पहले राज साहब भी खड़े रहे हैं और आगे भी राज साहब ही रहेंगे। और राज साहब के महाराष्ट्र सैनिक करके हम भी हमेशा उधर खड़े रहेंगे, वो मुद्दे पे खड़े रहेंगे। मगर सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जिस समय थे, जब 92 के दंगे हुए थे, तो उनकी ही कृपा से बहुत यहाँ शांति से हिंदू था। अब उनके जाने के बाद जिस तरह से हिंदुओं में मायूसी लौटी है, क्या सचमुच राज ठाकरे वो लोगों को वो ताकत दे पाएंगे जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने दिया? 100% देंगे। राज साहब के सिवा महाराष्ट्र में ऐसा कोई नेता नहीं जो हिंदुओं के साथ डटकर खड़ा रहे, उनके लिए खड़ा रहे, उनकी बात रखे। आप देखते हैं सब मतदान लेने के मतदार जो दूसरे जो हैं उनको आकर्षित करने के लिए बहुत बड़े कुछ ना कुछ नए नए चीज़ करते रहते हैं। लेकिन राज साहब भी जो है अपना जो भी उनका विचार है वो सीधे ढंग से सीधी बात करते हैं और हिंदुओं के हित में बात करते हैं। अभी आप देखेंगे पूरा हिंदू समाज, पूरा महाराष्ट्र का हिंदू राज साहब के पीछे खड़ा है और राज साहब उनके साथ खड़े हैं। मगर सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अभी पूरे मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हो कि कितने इसके जरूरत? अभी आप सबने अनुभव लिया है, इतने सालों से आपकी तकलीफें आज भी हल नहीं हुई है, तो अभी जो भी कोई भी कुछ भी बताए वो सब चीज़ के लिए वो प्रलोभन में आप न गिरते हुए आप हमेशा दिमाग में रखिए, आपके इधर हॉस्पिटल नहीं है, आपके इधर रास्ता नहीं है, आपके इधर शौचालय नहीं है, आपको पानी नहीं मिल रहा है, आपका डेवलपमेंट रुका है। ये सब चेंज करने के लिए आपको का स्थानिक मतदार चाहिए, जो कि मैं हूँ, मैं यहाँ का मतदार हूँ। ये सब चीज़ों में से मैं गया हूँ, मैं इधर का, मेरा बचपन, मैं छोटे से बड़ा यहीं हुआ हूँ, मेरा स्कूल यहाँ हुआ है, मेरे सब दोस्त हैं, मेरे नातेवाईक रिलेटिव्स अब इधर रहते हैं। तो उन सब के लिए मुझे काम करना है, आपके लिए काम करना है, एक एक मतदार के लिए काम करना है, अपने आने वाली भविष्य पीढ़ी के लिए काम करना है। हमें कल को जाके बताना है कि ये जो काम हुआ, ये विकास ये हमने किया है, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, भविष्य वाली पीढ़ी, उनको हम पे गर्व हो, ऐसा हमें काम करना है। इसके लिए ये स्थानिक मतदार ही कर सकता है। इसके लिए आप सब लोग ये स्थानिक मतदार भास्कर परब को भारी मतों से चुन के दीजिए, इतना मैं आपको बोलूँगा। धन्यवाद। जिस तरह से सर ने बताया है कि आज जो चाहे हिंदू का मुद्दा हो, चाहे स्लम एरिया का मुद्दा हो, चाहे सीवरेज लाइन का मुद्दा हो, चाहे हॉस्पिटल का मुद्दा, सभी मुद्दे पे हमने क्रॉस करके उनसे सवाल किया। उन्होंने बहुत ही निर्भीकतापूर्वक उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो आज हॉस्पिटल नहीं है, खेल के ग्राउंड नहीं है और यह सारे के जो मुद्दे हैं उन्होंने भी सुझाने की बात की। वन विभाग में जो लोग हैं उनको भी शिफ्टिंग नहीं किया जा रहा है, वो लोग आज उन्हीं पे तड़प रहे, उन्हीं के परेशान, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनसे पैसा वसूला जा रहा है। उन्होंने सभी से खुल करके बात किया है। हम उनको मेरी शुभेच्छा है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि यहाँ 3 उम्मीदवार बहुत धाकड़ हैं, जो पूर्व महापौर सुनील प्रभु जी हैं और 2 बार विधायक रह चुके हैं। तीसरा जो पूर्व सांसद संजय निरुपम जी है, तीसरा जो अभी भास्कर परब जी भी मैदान उतरे हैं। अब ऐसे भी कई उम्मीदवार भी और निर्दलीय जी भी अखाड़े में। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह जनता किसके सर पे ताज रखती है और किसके घर बैठाने का काम करती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस विषय को लेकर आपने आयोजित किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार। ये आप सबको बुलाने का कारण यही है, आप भी बहुत से यहाँ के रहने वाले हैं, स्थानिक मतदाता हैं।
और एक आपके बीच में का एक मतदाता आज यहाँ उम्मीदवार करके चुनाव लड़ रहा है, तो वो किस विचार से लड़ रहा है, किस तरीके से लड़ रहा है, किसके खिलाफ लड़ रहा है, उसके दिमाग में डिंडोशी के बारे में, विकास के बारे में क्या दिमाग में विजन है, वो आपके साथ चर्चा करने के लिए आज आपको बुलाया गया है। क्या प्रमुख उद्देश्य है डिंडोशी में, किस तरह का विकास करेंगे, क्या है आपका लक्ष्य? देखिए, आप सभी जानते हैं, आप यहाँ रहने वाले हैं, इधर की सड़कों की हालत देखिए, ट्रैफिक की क्या कंडीशन है आप देखिए। अभी विकास के नाम पे डेवलपर और इधर के प्रतिनिधि, उनका कैसा नेक्सस है आपको पता है। ये कुरार जिस पानी की वजह से वसा इधर लोग रहने के लिए आए, क्योंकि यहाँ पानी बहुत तादाद में मिल रहा था उनको, भले स्टेशन से लंबे अपना कुरार था, लेकिन पानी और बाकी सब सुविधाएं उनको उपलब्ध थी। इसके लिए 40-45 साल पहले इधर लोग रहने के लिए आए, मेरे पिताजी वगैरह जो हमारे भी सब लोग आए वो इसीलिए यहाँ रहने के लिए आए। और 40-45 साल के बाद अभी आज की तारीख में अपने पानी के लिए यहाँ लड़ना पड़ रहा है। तो आप सोचिए, जिनको हमने चुन के दिया उन्होंने अपने लिए क्या काम किया। आज रास्ता है, पानी है, शौचालय है। कल मैं उधर प्रचार के दरमियान घूम रहा था, तो बंजारा पाड़ा है ऊपर, आज भी वहाँ महिलाएं खुले में शौच के लिए जाती हैं और ये सब दावा करते हैं कि हमने विकास किया। तो आप ही पूछिए उन सबको कि कौन सा विकास आपने किया। आज जो भी परिस्थिति है उसके सब वो जिम्मेदार हैं और उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बाहरी है। यहाँ का उन्होंने ना कभी उन्होंने शौचालय के लिए लाइन लगाई है, ना रिक्शा के लिए लाइन लगाई है, ना कि उनके घर वाले या उनके जो भी रिलेटिव है वो यहाँ कभी रिक्शा से, बस से उन्होंने प्रवास नहीं किया है। स्कूल में उनके बच्चे यहाँ नहीं जाते हैं, इधर जाते हैं स्कूल में अपने बच्चे जाते हैं। इधर जो भी तकलीफ होती है अपने को होती है, अपने रिश्तेदारों को होती है और अपने को मालूम है वो बदलनी चाहिए। इसके लिए राज साहब ने यहाँ का स्थानिक मतदार, अभी साहब खुद बोल रहे हैं आपको बदलाव चाहिए तो आप खुद कीजिए। इसके लिए अपने में से एक मतदार, इधर रहने वाला मतदार, उसको उम्मीदवार करके साहब ने यहाँ खड़ा किया है और मैं आप सब की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो आप भी मुझे साथ दीजिए। इसीलिए मैं आह्वान करने के लिए इधर आया। डिंडोशी में एक बहुत बड़ा भाग आता है वन क्षेत्र का, वन विभाग का, वो हमेशा मुद्दा रहा है। वहाँ से लोग नगर सेविका, नगर सेवक, विधायक, आमदार सब बन के गए, लेकिन परिस्थिति जस की तस है। क्या लक्ष्य होगा इस बार, क्योंकि पहला प्रचार जो था आपका वो झोपड़पट्टी में ही था? सही बात है, वन विभाग का विषय बहुत ही जटिल है। यहाँ मैं खुद वन विभाग में रह चुका हूँ। जब हम यहाँ रहने आए तो हमारे घर में भी वन विभाग ने कार्रवाई की है। इसके बाद क्या परिस्थिति होती है, तो कौन से परिस्थिति से गुजरते हैं, तो मैंने खुद अनुभव किया है। अभी वन विभाग के झोपड़े के ऊपर से राजनीति की जाती है, अपना करियर बनाया जाता है, लेकिन आप देखेंगे 1999 में वहाँ कार्रवाई हुई, 99 में वो सब निष्कासन की कार्रवाई हुई और आज 2024 से 25 साल में सिर्फ आश्वासन मिले। उनका मूल प्रश्न जो है कि वो फॉरेस्ट में है, अगर वो पात्र हैं तो उनको घर देना बनता है। आज तक वो मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है। उसके विरुद्ध उनको सबसे महंगा पानी मिलता है, उनको सबसे महंगी बिजली मिलती है और उनके घर का आज भी प्रश्न नहीं सॉल्व हुआ है और उसका राजनीति किया जाता है। वो गरीब रहते हैं, वहाँ घर काम करने वाली औरतें रहती हैं, टैक्सी चलाने वाले अपने सब उधर रहते हैं, उधर रिक्शा चलाने वाले सब जन रहते हैं। आज वो शोषित हो रहे हैं, उधर माफिया हो गया है तैयार। ये राजनेता जो है, नगर सेवक हैं, जो आमदार हैं, अभी उन्होंने उनको सेवा देने के नाम पे एक माफिया तैयार किया है, पानी माफिया है। आप पूछ लीजिए जाके उधर वो कौन है साहब, वो कौन है? नाम स्थानिक यहाँ के प्रतिनिधियों के ही आदमी हैं, आपको सब मालूम है। वो पानी माफिया है, बिजली माफिया है, वो शौचालय तक का पैसा लेना छोड़ते नहीं हैं। सिर्फ वन विभाग का क्या है, अभी आप जाइए कुरार पुलिस स्टेशन के आगे तक, उन्होंने सिर्फ शौचालय बनाते और पैसा लेने का काम यहाँ के प्रतिनिधि करते हैं, उसमें भी वसूली चालू है। ये माफिया बनाने का काम जो चालू है, उसको रोक लगाने के लिए आप सब में से मैं आज खड़ा हूँ और उसको रोक लगाऊंगा। मगर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुनील प्रभु कहीं ना कहीं इस्लामिक एरिया में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं, तमाम तरीके की टिप्पणी की जा रही, क्या कहना चाहिए? देखिए, आप हिंदुत्व का नाम लेते लेते उन्होंने अपने करियर में इतनी तक जो प्रगति की, वो आगे चले गए।
नगर सेवक से महापौर बने, महापौर से आमदार बने। अभी आज वो कहते हैं कि हम हिंदुत्व के बाजू से हैं, और अभी किसके पास वोट मांगने जा रहे हैं आप लोग उसके बारे में सोचना चाहिए। और आप लोग जाके सब मतदाताओं को बताना चाहिए कि आज हिंदुत्व का जो भी मानने वाले हैं, ये डिंडोशी पुरार में के हिंदू जो है हिंदुत्व को मानने वाले हैं, उनकी जो भी विचार है उनके बारे में सोचने वाले एक ही नेता अभी बचे हैं, वो है राज साहब ठाकरे। क्योंकि जो दूसरे भी प्रत्याशी यहाँ आए हैं, उन्होंने कैसे जब भी हिंदुओं के बारे में कुछ बातें होती थी, जब वो कांग्रेस में थे तो हिंदू के खिलाफ क्या क्या बातें करते थे आप सबको पता है। तो अभी सिर्फ राज साहब है, और राज साहब के हम महाराष्ट्र सैनिक है, जो सच्चा हिंदुत्व का विचार हम लेके आगे चलने वाले हैं। तो आप लोग सबसे विनती है मेरे यहाँ के मतदारों की, जो भी हिंदुत्व का विचार मानते हैं, हिंदुत्व को मानने वाले हैं, वो राज साहब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ खड़े रहिए। हम हमेशा आजीवन उनके साथ खड़े रहेंगे। मगर जिस तरह से जरा DP रोड थी, मात्र एक बिल्डर ने खोला है, बाकी 6 बाकी है। यहाँ का हॉस्पिटल की स्थिति देख रहे, एक भी हॉस्पिटल नहीं खुला। क्या आप शासन में अगर ईश्वर की कृपा हो, आपको सफलता मिली, तो क्या ये सब विजन पूरा करेंगे क्या? 100% सही बात है, और यही चीज़ करने के लिए मैं यहाँ प्रत्याशी बन के खड़ा हूँ। मैं यहाँ का स्थानिक मतदार हूँ, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ। आप सबको पता होगा, मेरे पास कोई भी संवैधानिक पद नहीं होते हुए हमारे सब साथियों ने मिलकर लाइब्रेरी बनाई। आज कोई भी यहाँ का राजनेता है वो एम्बुलेंस 6 महीने के ऊपर चला नहीं पाया। हमारी 8-9 साल से एम्बुलेंस 24 घंटा चालू है। हमारा उधर स्मारक है, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं, उधर आज CA हो रहे हैं, कोई इंजीनियर हो रहा है, कोई डॉक्टरी का एंट्रेंस पास कर रहा है। तो हमारा सोच है कि इधर के बच्चे पढ़ाई में आगे जाए, इधर के बच्चों को आरोग्य सेवा में उधर उनको सेवा मिले। यही सोच से हम यहाँ इलेक्शन में चुनाव करने के लिए खड़े हैं। आप देख रहे, आपको सबको पता है, एक मिनट, आपको सबको पता है कि आप्पापाड़े में एक प्रसूति गृह था, मैटरनिटी होम था, उसका डेवलपमेंट भी हुआ, लेकिन उसका उद्घाटन आरोग्य केंद्र के नाम पे हुआ। अभी ये अगर राजनेता बोलते हम नया हॉस्पिटल लाएंगे, उनको आप पहला सवाल कीजिए, जो हॉस्पिटल आया था उसका आरोग्य केंद्र किसने किया? वो इतना होशियार कौन नेता है? उसके पीछे उसके जब वो चीज़ हो रही थी तो जो आज के नगर सेवक थे वो चुप क्यों थे? और इस तरीके से सेवा होने वाली का जो हक का है वही वो छीन रहे हैं, तो नया कहाँ से लाएंगे? और नया चाहिए, जो हक का है वो अपने को जो मिलना चाहिए। तो मनसे को, राज साहब को, रेलवे इंजन को एक मौका देना जरूरी है। जनता के बीच जा रहे हैं आप, जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, उनका किस प्रकार से आपको समर्थन मिल रहा है, और वो क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे एक बदलाव होना चाहिए या फिर क्या है उनके लिए? जनता बहुत परेशान है, जनता उनसे खुल के आके बोल रही है, उनकी परेशानियाँ बता रही है, बहुत प्यार दे रहे हैं। मैंने आपको बताया पहले 24 घंटा पानी था, इसके लिए लोग यहाँ आके बसे। आज 24 में 4 घंटा क्या 3 घंटा 2 घंटा पानी नहीं आ रहा है, और 2 घंटे में जो आ रहा है वो कभी दूषित पानी आ रहा है या स्लो आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका नियमितता नहीं है। आज ट्रैफिक से परेशान है, खड्डों से परेशान है। आज उनको आरोग्य सेवा में कोई भी इतने 40 साल में कुछ बदलाव नहीं आया है, ये शिक्षण क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया, उससे सब परेशान है। अभी उनको जूने नहीं चाहिए, पुराने, उनको सब पता चल गया, ये बाहर ही आके अपना कोई काम करने वाले नहीं है, उनको स्थानिक चाहिए। इसके लिए उनका सबका समर्थन मुझे बहुत बड़ी तादाद में। भास्कर परब जी, यहाँ पर डिंडोशी विधानसभा में 4 उम्मीदवार है, जिसमें आप भी एक दावेदार हो। चर्चित नाम है, सामने आपके संजय निरुपम है, सुनील प्रभु जो 10 साल से यहाँ पे कार्यरत है, रुपेश कदम भी आपके सामने खड़े हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम कोई भी एक दूसरे के सामने नहीं खड़े हैं, यहाँ सीधी बात है, हमें विकास चाहिए। जो विकास करेगा लोग उसके सामने खड़े रहेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे। लोगों को पता है हमारे पास कोई भी संवैधानिक ताकत नहीं होते हुए भी हम लोग लाइब्रेरी, एम्बुलेंस, स्मारक कर रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, ज्येष्ठ नागरिक का कट्टा बना रहे हैं। तो ये आगे चल के अगर इनको ताकत मिलती है तो ये डिंडोशी का विकास करेंगे। उनको पता है इधर विकास बाहरी और स्थानिक का इधर का मुद्दा है, विकास चाहिए लोगों को। आपस में कोई हम लोग एक दूसरे के कंपटीशन में नहीं है, और हम तो उस चीज़ में जा ही नहीं रहे हैं। अभी बहुत हो गया सब बाहर का, खुद का मतदार अपना खुद का इधर का डिंडोशी का विकास करेगा। मगर सर, जैसा कि एक कुछ वायरल हो रहा है एक वीडियो, उसमें यह है कि अंदर की बात है, मन से वो बोल रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, शायद वो अभी आगे चल के हमारे साथ आने वाले होंगे। अभी वो हमको समर्थन देने वाले होंगे। ठीक है, तो मराठी एक मिनट हो गया मराठी चाहिए हमको, तो हाँ मराठी में ले लेता हूँ।
आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सबद्दल सांगा, काय आहे त्याच्या? बरेच दिवस चाललं होतं, बरेच जण आपल्यापैकी मला फोन यायचे की आपले विचार काय आहेत, आपण भेटतात, कसे करतात, काय चाललं आहे. तर भेट होत नव्हती या प्रचारादरम्यान. तर मी आज म्हणालो की आपण सगळे एकदाच भेटू. तुम्ही पण सगळे स्थानिक आहात, तुम्हाला इकडची परिस्थिती जाण आहे. मी पण इथला स्थानिक आहे, मुख्यतः मी मतदार आहे. आजची परिस्थिती अशी आहे, प्रस्थापित नेते आणि स्थानिक मतदार. आता तुम्ही पाहिलं असेल, वर्षानुवर्ष म्हणजे 40 वर्ष इथे बघितलं तर एकही स्थानिक मतदार इथला कधी आमदार राहिलेला नाही. म्हणून आज आपल्याला शेवटी मतदाराला बाहेर यावं लागलं. आम्ही कधीतरी नेतृत्व करू, निवडणूक लढू वगैरे म्हणून आम्ही कधी पक्षात आलो नव्हतो किंवा काम करत नव्हतो. पण आज आम्हाला कळलं याशिवाय गत्यंतर नाही. हे बाहेरचे येणार, आपली गळचेपी करत राहणार. त्यातून जर सगळ्यांची सुटका करायची असेल तर आपल्याला स्वतःला उतरावं लागेल. म्हणून इथला स्थानिक मतदार म्हणून मी या निवडणुकीला उतरलो आहे आणि आपल्या सगळ्यांसोबत इकडच्या मतदारांना आवाहन करण्यासाठी आज आपली भेट. दिंडोशी विभागामध्ये खूप असे वन विभाग आहेत, तिथली परिस्थिती एकदम निंदनीय आहे. मोठ्या प्रमाणामध्ये आग लागते, वाहून जातात, लोक मृत्युमुखी पडतात. पण आज पण त्याच जागेवर तिकडे पडून राहिलेत, त्याच्याबद्दल काय बोला? लोकांची मजबुरी आहे. बघा, कोणाची हौस नाही आहे की तिकडे झोपड्यात राहावं. लाईटीसाठी दुप्पट तिप्पट चौपट पैसे देणं कोणाचे परवडत देखील नाही. पाण्यासाठी दुप्पट तिप्पट पैसे देऊन पाणी मिळत नाही आहे. आजही शौचालयाला बाहेर जावं लागतं आहे. बंजारे पाड्यामध्ये तुम्ही जाऊन बघा. मी म्हटलं आजही महिला त्या उघड्यावर शौचालयाला जात आहेत. त्यांचा मूळ जो प्रश्न आहे त्याचं राजकारण केलं जातं. मी तुम्हाला तुमच्यासमोर त्या गोष्टी आवर्जून सांगेन आणि शब्द तुम्हालाही देतो आहे. मी जर मनसेला संधी मिळाली, राजसाहेबांचा उमेदवार इथून निवडून आला, रेल्वे इंजिनला जी संधी मिळाली, 5 वर्षात जो खरा मुद्दा आहे की त्यांचं पुनर्वसन केलं पाहिजे आणि कायमस्वरूपी तोडगा निघाला पाहिजे, राजकारण थांबलं पाहिजे, त्या गोष्टीवर आमचा भर असणार. क्राईमबद्दल काय बोलाल? कुरारमध्ये, या विभागामध्ये, दिंडोशीमध्ये क्राईमची जो प्रमाण आहे ते दिवसांदिवस वाढतं, त्याच्यावर काय बोलाल? लोकप्रतिनिधींचं अंकुश राहिलं नाही आणि इकडचे जेव्हा पोलीस कारवाई करत असतात तर इकडचेच प्रतिनिधी त्यामध्ये हस्तक्षेप करत असतात. आता बघितलं तुम्ही, हिंदुत्व सोडून कुठे कुठे मदत मागायला ते फिरत आहेत. क्राईमचा रेट इकडचा स्थानिक जे राहणार आहेत तिकडे आणि बाजूच्या पट्ट्यांमध्ये त्याच्यामध्ये पण खूप तफावत आहे. आणि मतदानाच्या सगळ्या गोष्टींसाठी मतदार कुठेतरी त्यांचे तुटतील ह्या सगळ्या हेतूमध्ये ते क्राईमला ते सपोर्ट करत असतात. ह्या सगळ्या गोष्टी थांबवण्यासाठी नवीन माणूस पाहिजे, स्थानिक मतदार पाहिजे, जे ह्या परिस्थितीमधून जात आहेत, त्यांना तो अनुभव येतो, ते त्रासलेले आहेत, त्यांची त्यातून मोकळीक करण्यासाठी इकडचा स्थानिक मतदार असा आमदार पाहिजे. म्हणून राजसाहेबांनी मला संधी दिली आणि मी त्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यावरतीच काम करणार आहे. क्राईमला पूर्ण आळा बसेल. ड्रग्समध्ये आता तुम्ही बघितलं आहे, अंमली पदार्थांचं इथे विक्री आणि सेवन आताच्या काळात किती वाढलं. पूर्वी इथे काही नव्हतं, आता हे हब व्हायला लागलं आहे. दिंडोशीमध्ये ड्रग्सचं हब व्हायला लागलं, डिस्ट्रीब्युशन वगैरे. याचाच अर्थ काय आहे की हे जे आपण प्रतिनिधी निवडून दिले आहेत त्यांचं कुठेतरी लागेबांधे असणार. त्यांचा अंकुश नाही, प्रशासन कारवाई करत असेल ते हे मध्ये हस्तक्षेप करतात. म्हणून आपला माणूस पाहिजे. आम्ही जर तिथे निवडून आलो तर या सगळ्या गोष्टींना आळा घालू. दिंडोशीमध्ये 4 उमेदवार आहेत. कशा प्रकारे तुम्ही पाहता की या संजय निरुपम, भास्कर परब एक चर्चित नाव आहे, त्याच्यानंतर रुपेश कदम आहे, सुनील प्रभू तर 10 वर्ष होतेच, कसं बघताय? नाही, सगळे प्रस्थापित आहेत, आपापल्या माध्यमातून मोठे आहेत. पण मी म्हणालो तसं पुन्हा एकदा, कोण उमेदवार आहे याच्याशी काही नाही आहे. मुळात दिंडोशीकर, इकडचे मतदार यांच्या अडचणी आणि त्यांच्या अडचणी सोडवल्या गेल्या पाहिजे, त्यांचा विकास झाला पाहिजे, हा मूळ मुद्दा आहे. विकास ज्यांनी इतके दिवस रखडवला आहे, त्यांची गळचेपी केली आहे, जाणून बुजून सगळ्या गोष्टी थांबवल्या जातात. आता तुम्ही बघितलं तर हॉस्पिटलची परिस्थिती काय आहे. आलेलं हॉस्पिटल, प्रसूतीगृह हे आरोग्य केंद्र करायला लागलेत. नवीन आणायचं सोडून द्या, रस्ते बनवतात आणि दरवर्षी खड्डे बुजवतात. यांना लाजा देखील वाटत नाहीत. खड्डे बुजवण्याचे पण हे श्रेय हे स्वतःच सगळीकडे दाखवत असतात की खड्डे बुजवले, पण ते खड्डे पडायला नको होते ना. खड्डे पडलेच नाही पाहिजे होते. शौचालयांची परिस्थिती काय, पाण्यासाठी आज आपण 2024मध्ये आंदोलन करावं लागतं आपल्याला. ह्या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी बदलण्यासाठी ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं काम झालं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने राजसाहेब इकडे सभा घेणार आहे का? 100% 11 तारखेला संध्याकाळी 6 वाजता त्रिवेणी नगरला राजसाहेबांची सभा आहे. आवर्जून आपण सगळे त्या ठिकाणी या आणि साहेब आमच्या प्रचाराची तिकडे पूर्ण दशा दिशा सगळी तुम्हाला सांगणार आहेत. आता जो उत्साह आहे, लोकांचा प्रतिसाद जो मिळतो आहे, त्याला अजून एका शिगेला नेऊन पोहोचवणार आहेत आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण
सेनेच्या विजयावरती शिक्कामोर्तब करणार. काय वाटतं साधारण किती मतांनी तुम्ही विजयी व्हाल? काय आकडा? आता ते लोक ठरवतील, पण विजय निश्चित आहे. एक सिंबल एक जो म्हणतात इथे काहीतरी अंदरकी बात चालू आहे. तुम्हाला कल्पना आहे सगळ्यांनी हिंदुत्व सोडलेलं आहे. राजसाहेबच हिंदुत्वाच्या बाजूने तिकडे गंभीर भूमिका घेत आहेत. म्हणून ती अंदरकी बात ते सांगतात, तुम्ही म्हणतात ती वेगळी आहे. इथे अंदरकी बात कमल का फूल इंजिन के साथ आहे. आणि आम्ही कोण उमेदवार आहे हे बघण्यापेक्षा आमचं आता तुम्ही परिचयपत्र बघा. 2 दिवसांनी आपला विजन डॉक्युमेंट येईल. दिंडोशीमध्ये आम्ही काय करणार आहोत, तर आपण विकासाच्या मुद्द्याने जाणार आहोत. आणि विकास दिंडोशीसाठी आमचा एकदम क्लिअर आहे. त्या गोष्टी सगळ्या क्लिअर होतील. दिंडोशीमध्ये आम्ही काय करणार आहोत ते तुम्हाला पोचेल. ते आवडतं तुम्ही वाचून सगळ्यांना सांगा. जय श्रीराम. जय श्रीराम. आता है ना खड़ी बात है ना, ये असली में अंदर की बात है और पूरे हिंदू एक साथ है और वो मनसे के साथ है. आता जरा सामने देखिए सर. हाँ. तुमचा जय घोष आता केला तरी चालेल. आधा का घोषणा. घोषणा केला तरी चालेल. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा जय हो. ॲडव्होकेट भास्कर परब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. सन्मान्य राजसाहेब ठाकरे यांचा जय हो. धन्यवाद. थँक्यू. मकसद को लेकर हम लोग सारे जमा हुए हैं. मैं समझता हूँ पठानवाड़ी और उसके अतराफ की जितनी मस्जिद मदरसे हैं सब जगह पे लगभग उलमाए किराम, इमाम साहब और पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन आए हुए हैं. आप जरा ये फिक्र लेकर आए हैं. मैं समझता हूँ ये कोई लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है. ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है, मुल्क की हिफाजत की लड़ाई है. हम देख रहे हैं सालों से भाईचारगी के साथ, मोहब्बत के साथ, एक फूल के गुलदस्ते की तरह मिलजुल कर हम रहते थे. लेकिन पिछले 10 सालों से जो हालत हमारे मुल्क की हो रही है और दिन ब दिन उसके अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, बड़ी साजिश के साथ और बड़ी होशियारी और मक्कारी के साथ पूरा हमारा संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. जिस मुल्क को हमारे सबके बाप दादाओं ने मिलकर कुर्बानी देकर, जान माल सलाहियतें लगाकर, पेड़िया कुर्बान करके सूली पर लटक कर उन लोगों ने मुल्क को आज़ाद करवाया था, आज उस मुल्क में ख़ास तौर पर हम मुसलमानों के साथ जो हो रहा है हमें बड़ा दुख होता है. भाई हमने इस मुल्क के लिए पहले भी कुर्बानी दी थी, आज भी कुर्बानी दे रहे हैं और मौत तक कुर्बानी देंगे. बल्कि हमारा जिस्म भी इसी मिट्टी में दफन होता है. आप लोग जिस फिक्रों को लेकर आए, हमारा हर साथी आपकी शाना बशाना और आपके कंधे के साथ कंधे मिलाकर खड़ा है. पूरी मेहनत करेंगे. पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा है और आपको इकरार भी करना पड़ेगा कि नहीं, उलमा ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला और काम किया, जिसकी वजह से अच्छी सीटों से हम लोग जीते. और आज भी हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे. लेकिन जीतने के बाद भी आप हजरात की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं. उस जिम्मेदारी को आप निभाओगे तो हमको खुशी भी होगी और आइंदा हमको भी बल मिलेगा, जोश मिलेगा. मैं अजीत जी को बहुत सालों से जानता हूँ. अजीत जी भी मुझे जानते हैं कि 15 अगस्त को, 26 जनवरी को जो प्रोग्राम होता था हमेशा अजीत जी उसमें आते रहे. किस शान के साथ हम प्रोग्राम करते थे. लेकिन पिछले 1-2 सालों से बिल्कुल मन टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है. वो जोश, वो जज्बा और मुल्क के लिए, दिन अपने संविधान के लिए हमको जिस अंदाज से आगे बढ़ना चाहिए था, बहुत उसमें तकलीफ हो रही हालात देखकर. अब ये कि हम इंशाल्लाह मिलकर कोशिश करके, मेहनत करके जीतेंगे. अब जीतने के बाद जो परेशानियां हमारे सामने हैं, एक बहुत बड़ी परेशानी का मैं जिक्र करूँ. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के नबी है और सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, दुनिया के इंसानियत के नबी है.